प्रिय विद्यार्थियों, पिछली कक्षा में आपने जैनेंद्र की लिखी कहानी पत्नी को आपने ध्यान से पढ़ा और सुना। आइए आज हम जैनेंद्र रचित पत्नी कहानी की समीक्षा करते हैं। पत्नी कहानी का कथासार आपको ध्यान होगा ही। पत्नी कहानी पति कालिंदी चरण के भोजन की प्रतीक्षा में अस्त व्यस्त सामान्य स्त्री की सामान्य दिनचर्या के आख्यान ही नहीं है। एक व्यवस्था द्वारा एक भरी पूरी शख्सियत को प्रतीक्षा और जड़ता के दो खूंटों में बांधकर बधिया कर दिए जाने की पड़ताल है। उल्लेखनीय है कि बधिया कर दिए जाने का क्षोभ मौन हाहाकार बनकर कहानी की नायिका सुनंदा को जब जब तक जकड़ लेता है, तब वह भीतर ही भीतर गुस्से से घुटकर रह जाती है। यह पति का जी दुखाने के लिए उसकी उपस्थिति का नोटिस न लेकर कठोरतापूर्वक शून्य को ही देखती रहती है, या हाथ की बटलोई को खूब जोर से फेंक देना चाहती है ताकि बता सके कि किसी का गुस्सा सहने के लिए वह नहीं है। लेकिन इन सारे मानसिक ऊहापोह के बाद अपने में लौटते पर वह पाती है कि जहां थी वह अब भी वही है, गीली लकड़ी की तरह धुआंती हुई या अंगीठी की आग की तरह राख हुई जाती है। इस प्रकार सुनंदा, जो आदर्श पत्नी का रूप धारण भी करती है, अंतर्मन की तमाम डर और व्यथा से जूझती हुई एक आदर्श पत्नी के रूप में सहज स्वीकार हो जाती है। इस कहानी के पात्रों को हम देखें तो हम पाते हैं कि इस कहानी में मुख्यतः दो ही पात्र उभर कर सामने आए हैं। एक है कहानी में जो पति रूप में कालिंदी चरण है और पत्नी सुनंदा। पत्नी कहानी में मुख्य पात्रों में पत्नी सुनंदा और पति कालिंदी चरण है। अन्य पात्रों के रूप में कालिंदी के 3 मित्रों की चर्चा हुई है। कहानी में घटनाओं की न्यूनता, स्थितियों की गतिहीनता एवं पात्रों के विकास की संभावनाओं का अभाव जैनेंद्र की कहानी कला की कुछ विशेषताएं, जो कहानी में स्फूर्ति, उत्साह और आशा जैसी सकारात्मक चटकदार रेखाओं को उभरने नहीं देती। लेखक मन की मनस्थितियों के जरिए सामाजिक विडंबनाओं और पाखंड का उद्घाटन करते हैं। इस प्रक्रिया में पात्र के अंतर्द्वंद्व या दो पात्रों के आमने सामने रखकर कहानी को खुद अपनी यात्रा तय करने का अवसर देते हैं। अपनी कहानी में जैनेंद्र कुमार एक दूसरे की प्रतिद्वंद्विता में तनकर खड़े दो विरोधी पात्रों या स्थितियों को नहीं गढ़ते, बल्कि उनकी संवादहीनता के भीतर बोलती चुप्पियों के जरिए उनके मानसिक गठन को उद्भासित करते हैं। उनके नित्य क्रम की जो यांत्रिक भाव में जीती सुनंदा कहानी में शुरू से अंत तक अवरुद्ध कर दी गई लहर के समान सृष्टि करती है। मानो लेखक कहना चाह रहा हो कि जीवन की गत्यात्मकता के भीतर जीवन का क्षरण करने वाली स्थितियों को चिन्हने के लिए हमें अब उसके भीतर उतरना होगा। इस अवरुद्ध लहर के ध्रुवांतर पर भी कालिंदी चरण, जो मित्र मंडली के साथ हवा के झोंकों की मानिंद घर और समाज में बेरोक टोक मनचाही गति और समय के साथ घूमता है, उसके पास संवरने को संघर्ष संकुल वर्तमान है और विचरण के लिए भविष्य का आसमान। सुनंदा के पास न तो वर्तमान है न भविष्य, बस उसकी थाती है उसका अतीत। पुत्र की अकाल मृत्यु के कारण चोट खाया बिलबिलाती स्मृतियों से भरा हुआ अतीत। वह अतीत उसे खाली देखते ही गहरे सख्य भाव से बतियाते हुए उसके पास आ पहुंचता है। लेकिन दोनों जैसे ही मिलकर साझा भाव से अपने अपने जख्म चाटने लगते हैं। सुनंदा अश्रुपूरित नेत्र लिए उसे जहां का तहां छोड़कर वर्तमान में लौट आती है। वह जानती है कि वर्तमान का स्वामी उसका पति कालिंदी चरण है, वह स्वयं उसकी छाया या अनुगुंज। वर्तमान उसे पलायन की जमीन देता है, क्योंकि यहां उसे विचार शून्य सेवादारी की भूमिका निभानी है। सुनंदा पाठक के भीतर गहरे भावोद्वेलन की सृष्टि करती है, लेकिन लेखक उसके चरित्र की बारीक परतों को एक निश्चित अंतराल में उठने वाली परस्पर विरोधी विचार लहरियों के जरिए बुनता और उकेरता है। एक और किसी सामान्य स्त्री की तरह सतीत्व उसकी पूंजी है और पति सेवा उसका सौभाग्य, यही उसके दायित्व की जमीन भी है
और सपनों का आसमान भी। मन में उठती टीस और हुलसते अरमान दोनों की भ्रूण हत्या करने के लिए वह किसी न किसी व्यस्तता की तलाश में अपने स्वत्व और ऊर्जा को क्षरित करती रहती है। लेकिन इसके बावजूद पढ़ लिखकर भारत माता को स्वतंत्र कराने जैसे बड़े और पुरुषोचित मुद्दों को समझने की ललक सुनंदा की निरी छाया और अनुगुंज नहीं रहने देती। उसमें अपनी कमतरी पर ग्लानि है, उसी सांस में कमतर बनाए रखने वाले घटकों की शिनाख्त की तमीज भी। उसने बहुत चाहा है कि पति उससे भी कुछ देश की बात करे। उसमें बुद्धि तो जरा कम है, किंतु धीरे धीरे वह भी समझने नहीं लगेगी। सोचती है, कम पढ़ी लिखी उसमें मेरा क्या कसूर है। अब तो पढ़ने को मैं तैयार हूं, लेकिन पत्नी के साथ पति का धीरज खो जाता है। आत्मविस्मरण से आत्मान्वेषण की उत्कंठा के बीच निरंतर दोलायमान सुनंदा की विचार यात्रा दरअसल यथास्थितिवाद के अभिशाप से उबरने के लिए एक स्पेस पाने की चाहत है, जिसे पितृसत्तात्मक व्यवस्था के प्रतिनिधि पुरुष पति कालिंदी चरण ने पूरी तरह घेर लिया है। माथे को उंगलियों पर टिकाकर बैठी बैठी सोनी सी अदृश्य को ताकती सुनंदा ऊपरी तौर पर लकड़ी के कुंदे की ठस भले ही दिखती हो, वक्त से पिछड़ने की पराजय ने उसके भीतर क्षीणकाय संघर्ष चेतना अवश्य भरी हो। बेशक उत्साह उसके लिए अपरिचित है और जीवन की होंस उसमें बुझती जा रही है, पर फिर भी वह जीना चाहती है, रेंग रेंग कर नहीं, पति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर, भारत माता की स्वतंत्रता के यज्ञ में आहुति डालकर। इस प्रकार यहाँ का चरित्र चित्रण अपने आप में बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक बन पड़ा है। आइए हम देखते हैं इस कहानी के उद्देश्य को। सुनीता और त्यागपत्र उपन्यासों की तरह पत्नी कहानी भी जैनेन्द्र कुमार की कालजयी रचना मानी जाती है। मौन और मितव्ययिता के धनी जैनेन्द्र कुमार स्त्री मन के चितेरे हैं। दबे पांव स्त्री के अंतस में गहरी पेट बनाते हुए वे न केवल उसकी दमित आकांक्षाओं और क्षत विक्षत सपनों को सतह पर लाते हैं, बल्कि बेहद अनायास भाव से स्त्री को स्त्रीहीन और शून्य बनाने वाली पितृसत्तात्मक व्यवस्था के हृदयहीन चरित्र को भी प्रकाश में लाते हैं। जैनेन्द्र कुमार इस दृष्टि से प्रेमचंद के विलोम है। वे स्त्री के जीवन को यातनापूर्ण बनाने वाली जो सामाजिक कुरीतियां हैं उस पर प्रहार ही नहीं करते, स्त्री की मानसिकता को कुंठित करने वाली संस्कारग्रस्तता पर भी चोट करते हैं। इस प्रकार जैनेन्द्र स्त्री को पुरुष के प्रभामंडल में घेर कर स्त्री मुक्ति की बात ही नहीं करते, वरन उससे पहले एक परतंत्र लैंगिक इकाई के रूप में स्त्री की व्यक्तित्वहीनता को उभारते हैं। फिर तदनुरूप यथास्थितिवाद से जूझने का आक्रोश पाठक के भीतर भी भरते हैं। जैनेन्द्र कुमार की विशेषता है कि वह आत्मसंकोच और दीनता में दुबकी सिमटी सुनंदा को दयनीयता में ढालकर विघटित करते, उसमें सेवा, त्याग और नैतिकता का बल गूंथ कर आक्रांत सरीखे कालिंदी चरण के सामने खड़ा कर देते हैं। निश्चय ही यह शेर और मेमने की लड़ाई है। सुनंदा के पास आत्म बलिदान के तेज से परिपूर्ण आत्मबल है, तो कालिंदी चरण के पास पुरुष होने के दंभ से उपजा अहम भाव। एक और अपने मान की रक्षा में मूक मिन्नतें हैं, दूसरी ओर सब कोमल चकनाचूर कर देने की उद्धत लापरवाही। दोनों ओर बिना कहे अपने को समझे जाने की चाहते हैं, दोनों ओर समझ बूझ कर भी अनजान बनने रहने की भंगिमाएं हैं। संभवतया इसलिए कि बरसों से पसरी संवादहीनता संबंधों को कुतरते कुतरते दो व्यक्तियों को परस्पर अजनबी बना देती है। पति के पास यदि क्रुद्ध होकर बाहरी दुनिया में जा रमने का विकल्प है, तो पत्नी के पास और अधिक कड़ाई से अपने दायित्व को निभाए चले जाने की विकल्पहीनता। अलबत्ता खाना न परोसने के हुक्म का उल्लंघन करते हुए वह खाना परोसने के साथ साथ अपने आहत अभिमान को भी अनबोले ठसके के साथ परोस आती है। लेकिन यह क्षणिक उत्तेजना की तात्कालिक प्रतिक्रिया भर है। अपने अपने खांचों में बंधे सुनंदा और कालिंदी चरण जानते हैं कि स्त्री की कमजोरी ही पुरुष की ताकत है।
इसलिए आंख में आंख डालकर पंजा लड़ने की यह क्षणिक प्रक्रिया अंततः पति पत्नी की समाज अनुमोदित भूमिकाओं के परस्पर लय ताल में विलीन हो जाती है। जहां अपनी छोटी से छोटी जरूरत की पूर्ति के लिए हाक लगाकर पत्नी को हड़का देने के विशेष अधिकार है, दूसरी ओर अपनी भूख और जरूरत मुलतवी कर पति के लिए जान की बाजी लगा देने की दीनता। लेकिन जैनेंद्र कुमार का लक्ष्य उबड़ खाबड़ जो जमीन है, जो यथार्थ है, उस पर स्थित दाम्पत्य संबंध की कथा कहना ही नहीं है। वे इस तथ्य की ओर पाठक का ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं कि सृष्टि के विकास क्रम को निरंतर बनाए रखने के लिए स्त्री और पुरुष की दो पूरक इकाइयां कैसे समाज व्यवस्था के हत्थे चढ़कर एक दूसरे की प्रतिद्वंद्विता में तनी दो लैंगिक इकाइयां बन जाती हैं, क्योंकि एक पक्ष को श्रेष्ठ अथवा कर्ता मानते ही अपने आप दूसरा पक्ष हीन और अनुकर्ता की भूमिका में आ विराजता है। इसलिए दमनकारी तंत्र में सहभागिता की बेईमानी हो जाती है और यह व्यवस्था के आंतरीकरण की मनोवृत्ति है कि सुबह के उपासे पति की प्रतीक्षा में अंगीठी की आग लहका कर बेटी सुनंदा की चिंता और चेतना में पति की भूख ही जब तब आ विराजती है। अपनी नहीं, कुछ हो, आदमी को अपनी देह की फिक्र तो करनी चाहिए। खीज में वात्सल्य भरकर सुनंदा सोचती है, उससे उसकी सोच में आदमी यानी कालिंदी चरण ही है, अपनी आदमियत नहीं। वह स्त्री अपनी देह को नकार कर स्वत्वहीन हो उठने का संस्कार है, जो देह के भीतर स्थित दिमाग और देह पर आच्छादित व्यक्तित्व दोनों से पिंड छुड़ाने के अभ्यास में उभरता है। लेखक ने एकाधिक बार सुनंदा को अपनी देह के प्रति असावधान दिखाया है और कालिंदी चरण की देह के प्रति ममत्वपूर्ण मानो जैविक संरचना न होकर ठोस व्यक्तित्व। उन्हें न खाने की फिक्र है न मेरी तो खैर कुछ नहीं, पर अपने तन का तो ध्यान रखना ही चाहिए। सुनिंदा की यह आत्मदीनता एक ऐसी स्त्री छवि की रचना करती है जो चोट खाकर आत्म स्वाभिमान में फुफकार उठती है, फिर आत्मपीड़न में ढल जाती है। इसके विपरीत देह के स्वीकार के साथ अनिवार्य रूप से व्यक्तित्व के स्वीकार और संचार का भाव व्यक्ति के भीतर पनपता है, जो स्वाभिमान के सहारे अपनी परिधि का विस्तार पाता है। इसके निष्कर्ष को हम देखें और इसके शिल्प को देखें तो शिल्प में हम पाते हैं कि कालिंदी चरण की कार्यशैली पर लेखक ने प्रत्यक्षता कोई टिप्पणी नहीं की है, लेकिन टकराव, सुनंदा का सत्याग्रह की अप्रत्याशित स्थिति में पड़कर जिस प्रकार अपने पूर्ववर्ती स्टैंड से बिल्कुल उलट नई दिशा ग्रहण करता है, वह उसकी संघर्षशीलता, संयमहीनता, विवेकशीलता के अभाव, अहमनस्यता और अपरिपक्व दृष्टि का ही सूचक है। इस प्रकार हम देखें कि जैनेंद्र कुमार की विशेषता है कि कामधेनु गाय की तरह एक पुचार की दूरी पर कमरे के बाहर दीवार से लगकर खड़ी इस स्त्री की घुटन और आकांक्षा के जरिए उन्होंने घर घर अदृश्य कर दी गई सुनंदाओं को न केवल दृश्यमान किया है, अपितु पाठक के भीतर यह समझने का बोध भी पैदा किया है कि राष्ट्रोद्धार के कार्यक्रम घर की चौखट से बाहर नहीं, घर के भीतर ही सबसे पहले क्रियान्वित किए जाने चाहिए। प्रेमचंद अपनी रचनाओं में जिन स्त्रियोचित गुणों प्रेम, त्याग, दया, ममता, संयम आदि का बखान कर स्त्री को अभिषिक्त करते हैं, वे सब गुण सुनंदा में भी हैं, लेकिन जैनेंद्र कुमार इन गुणों के धारक स्त्री को श्रद्धा का अर्घ्य नहीं देते, उसकी दारुण दशा का प्रामाणिक चित्रण भी करते हैं। अलबत्ता इन गुणों से न्यून कालिंदी चरण की परिकल्पना कर मानो वे कह देना चाहते हैं कि उद्धत पुरुष तब तक मनुष्य नहीं बन पाएगा जब तक मनुष्योचित कहे जाने वाले इन गुणों को लैंगिक विभाजन से मुक्त कर अपने व्यक्तित्व में समाविष्ट नहीं कर लेगा। धन्यवाद।